बहुत स्वागत है आपका सत्ता का संग्राम में। अपने चुनावी रथ को लेकर हम मौजूद हैं महाकाल नगरी उज्जैन में और यहाँ के चुनावी मुद्दों को हमने दिन भर समझा है। हम छात्रों के बीच गए, युवाओं के बीच गए, आम लोगों के बीच गए, शिप्रा नदी के हालात पर वहां पर चर्चा की, पक्ष और विपक्ष यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सुना, आम लोगों को सुना, किस तरीके से उज्जैन का लोग विकास चाहते हैं इसको सुना और पीएम मोदी की गारंटी की भी चर्चा यहाँ पर सुनाई दी। तो इंदौर में जो कुछ हुआ है उसका असर भी उज्जैन में देखने को मिल रहा है, यानी कि कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उसे लेकर भी आम लोगों में रोष है। आइए उज्जैन पर हम चर्चा करें, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जिला है। उन्हें बहुत ज्यादा समय तो नहीं मिला है अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए, लेकिन लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। तो बीजेपी क्या मोहन यादव के बल पर वोट मांगेगी या फिर पीएम मोदी के ही चेहरे पर वोट मांगेगी? और अगर विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को मौका दिया जाए, कांग्रेस को मौका दिया जाए, तो वो कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर आम जनता से ये अपील की जा रही है? दोनों ही पक्ष और विपक्ष हमारे साथ है। बीजेपी के यहाँ के स्थानीय नेता हमारे साथ हैं, उनसे हम यहाँ से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे। तो वही कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ, पार्टी के प्रतिनिधि भी आपको दिख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। पहले सत्ता पक्ष से सवाल, चुनाव की तैयारी कैसी है और उज्जैन में क्या आपको आशीर्वाद मिलेगा आम लोगों का? क्योंकि आपके ऊपर आरोप बहुत सारे लग रहे हैं कि आप कांग्रेस के नेताओं को अपनी तरफ ले रहे हैं। क्या अंदर से कोई एक डर भी सता रहा है जो बीजेपी को मध्य प्रदेश में इस तरीके के कदम उठाने पड़ रहे हैं? पीएम मोदी, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, और हमारे उज्जैन के ही मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव की जो जनहितैषी जो योजना है, और सारे प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो जनता का नहीं, और नहीं कांग्रेस के नेताओं भी ये मान रहे हैं कि हमारी नीति अच्छी है, इसीलिए ये कांग्रेस के लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हमें कोई डर नहीं है। पूर्व में जो हम जीते थे उससे अधिक मतों से हमारे अनिल जी फिरोजिया जी जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, 5 से 7 लाख वोटों से हम विजयी रहेंगे इस बार। कांग्रेस की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भी हमारी नीतियों से प्रसन्न है, इस बात पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बेशक इनकी नीतियों से प्रसन्न होंगे, इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। एक दबाव की राजनीति पूरी तरीके से यहाँ पर चल रही है। आपके घरों को तोड़ने की धमकियां यहाँ पर चलती है, आपके प्रतिष्ठानों को, आपके व्यवसाय को बंद करने की यहाँ पर चलती है। आपके खिलाफ जो पुराने मुकदमे, 17-17 साल पुराने मुकदमों के अंदर नई प्रकार से एक धाराएं जोड़ी जा रही है। आपके स्कूल कॉलेजेस को क्या बोलते हैं, आपको डिफेम करने के लिए, आपको बीच में लाने के लिए, मार्केट में लेके आने के लिए, आपको डिफेम करने के लिए एक प्रकार चलती है। तो ये इस प्रकार की षड्यंत्र कर आप जो है बीजेपी कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में लेके आ रहे हैं। आपके अंदर डर है कि अगर कांग्रेस के लोग अगर अपने पूरे पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो बेशक जीतेंगे, और इनकी इस हरकत के बाद भी कांग्रेस जीतेगी। उज्जैन से भाई महेश परमार अच्छे मतों से विजय होंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों से, 10 सालों से काफी अच्छा विकास किया है, अपने क्षेत्र का किया है, शहर के अंदर उन्होंने करा है। इसके अलावा महापौर चुनाव के अंदर अपनी सक्रियता दिखाई, और सबसे बड़ी बात, कोविड जैसे काल में जब लोग अपने लोगों को कंधा देने में डर रहे थे, तब भाई महेश परमार ने बाहर निकल के, हो सकता है इनके भी किसी रिश्तेदार को महेश परमार ने कुछ मदद करी हो। तो बेशक हिंदू उज्जैन का तो जनता जो है वो महेश परमार के तरफ झुकाव है, और हम इस बात को महसूस कर पा रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि महेश परमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उन्होंने यहाँ पर शिप्रा नदी में डुबकी लगाई थी, जिसके बाद डुबकी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। यहाँ पर फौरन मोहन यादव को यहाँ पर डुबकी लगानी पड़ी शिप्रा नदी में, और मुद्दा जो है वो काफी उठ गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? आखिर क्यों शिप्रा नदी को लेकर ये पॉलिटिक्स हो रहा है? आप इतने समय से सत्ता में रहे हैं, डबल इंजन की आपकी सरकार है, फिर भी सीएम को जो है खुद डुबकी लगानी पड़ रही है चुनाव से पहले। ये मजबूरी है क्या? मजबूरी नहीं है। देखिए, शिप्रा हमारी आस्था है, अभी लगाएं या कभी भी जब हमें समय मिले जब लगाएं। क्या रही बात महेश परमार की, तो वो कोई शिप्रा में थोड़ी कूदे, वो तो नाले में जाके कूदे थे। एक बात। दूसरी बात ये कि कांग्रेस नेतृत्वहीन है। भैया, वहां ऐसा क्या कमी है जो कांग्रेस के लोग छोड़ के हमारे पास में आ रहे? दूसरी बात, एक इनकी प्रत्याशी बोलती है कि मेरे पास में फंड नहीं है। आज लेटेस्ट न्यूज है कि भैया 30 करोड़ 33 करोड़ रुपए वहां पर मिले हैं, आज रेट पड़ी। तो क्या है, इनके पास क्या मुद्दे हैं? भैया, प्रधानमंत्री का दावेदार या चेहरा कौन है? आप क्लियर कर पा रहे हो? राहुल गांधी अंतिम समय पे आके नामांकन करते हैं, वो भी अमेठी छोड़ के रायबरेली में। भैया, आप इतने डरे हुए हो?
क्या आप तो ये लग रहा है कि इन वजहों से कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं? देखिए, आपके नेता आप नहीं संभाल पा रहे, आपका घर आप नहीं संभाल पा रहे, उसका आरोप विपक्ष पे नहीं लगा सकते आप क्या, है ना? तो क्या होता है, घर में जो मर्यादा रहती है ना, उसको छोड़ के कोई भी बाहर नहीं जाता है। तो कहने का यही मतलब है कि आप अपना घर संभाले, उनको ये ना बोले कि भैया इनको आरोप लगा रहे हैं, इनको दबाव की राजनीति कर रहे हैं, कोई वो नहीं है। आप अपनी मर्जी से आ रहे हो क्या? आप अपनी मर्जी से आ रहे हो क्या? अगर आप विपक्ष के हाथ में दे देंगे तो स्वयं नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे या विपक्ष की सत्ता ज्वाइन कर लेंगे। नरेंद्र मोदी, इनने बोला कि राहुल जी को रायबरेली जाना पड़ा, तो अगर इतनी मजबूती अगर अपने देश के प्रधानमंत्री में, तो वो भी पश्चिम उससे लड़ ले चुनाव। कौन है, जाके देखे से केरल से लड़ ले, क्यों नहीं डालते नामांकन? डरते हैं। राहुल गांधी तो आज इंडिया गठबंधन में आज लड़ रहे हैं, सबके सामने दिख रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनका जरा जो मोरल है वो बूस्टअप होता, उनकी हिम्मत बढ़ती? तो अमेठी से बहुत पुराने कार्यकर्ता को मौका दिया है राहुल जी ने, तो इनके पेट में क्या दर्द है? उससे दर्द होने, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो इसमें तो विपक्ष को बोलना ही नहीं चाहिए या किसी को सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। या तो इनकी बात करें ना कि उनको जाना चाहिए केरल लड़ने, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जाते? मुद्दों की राजनीति करनी नहीं है, मुद्दों की राजनीति इन लोगों को करनी नहीं है। इन लोगों को है ना जो बात करना है वो है राम मंदिर और ये महंगाई, बेरोजगारी, धर्म के सिवा बेरोजगारी, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है इनके है ना मतलब कि राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। अरे तुम राहुल जय श्री महाकाल। पूरे मध्य प्रदेश ऑल इंडिया के लोगों को बताना चाहता हूँ, हम माझी समाज के बिलोंग करते हैं। सत्ता में जो भी दल रहा है उनने माझी भोई कहा, डिबर केवल मल्ला का निषाद का शोषण किया है। आज आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन आज हम कहते हैं, वो एक गाना याद आ जाता है, माझी वो तू चल नहीं है किनारे, तू अकेला रहा है। हम माझी समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारी जाति पर मत बन रहे हैं। सत्ता में जो भी दल रहा है आश्वासन देते हैं, बाकी हम आज भी तालाब पट्टे जो भी निजीकरण के हाथों में होते, मैं सब कहना चाहता हूँ माननीय पत्रकार महोदय, आज भी माझी समाज पिछड़ा हो, सत्ता में कोई दल ने साथ नहीं दिया है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, माझी समाज अकेला है, इस पे ध्यान देने की कृपा करें। तो आपको तो आपके जगह से तो मुख्यमंत्री मिल गए अब जी। मैं मुख्यमंत्री जी महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब थे, जब भी हमने यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन करा था 2013 में, उज्जैन में 2015 में आधा सलमुड़ बागे पद यात्रा करके इधर भोई इधर काहर माझी दिखा गए, क्योंकि हमारे साथ विरोध हो रहा था। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, उनके कानों पे भी है। कि यहाँ जो निषाद समाज है उसके साथ न्याय अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक निषाद के साथ हुआ ना माझी के। माझी ऑलरेडी एसटी समाज अनुसूचित जनजाति में, लेकिन समाज के बच्चे बहुत परेशान हैं, उसके जनजाति बंद नहीं बन रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उज्जैन नगर के हैं, उनको इस बात की जानकारी है, उन्होंने विधानसभा में भी वो मामला उठाया था और आश्वासन दिया था। और मैं माननीय मध्य प्रदेश के, हमारे उज्जैन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी से भी अपील करना चाहता हूँ, माझी समाज का कुछ ना कुछ निर्णय करें। अगर वो मेरी माझी समाज का हल कर देते हैं तो मेरे और राम जी हो जाएंगे, मैं उनका केवट हो जाऊंगा। जय माझी जय निषाद। समस्या का निदान नहीं हुआ है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, आप लोगों से जानना चाहेंगे। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि निषाद समाज, माझी समाज दुखी है, शिप्रा नदी का एक मसला यहाँ पर दिख रहे हैं, और क्या चुनावी मुद्दे हैं उज्जैन? चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी के पास काम करने के, मंदिर के साथ दूसरा कोई काम करने का उद्देश्य नहीं। मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, भगवान के लिए वोट मांगते हैं, पर काम के आधार पे वोट मांगे जाते हैं। जो युवा लोग रोजगार के लिए कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई शिक्षा नहीं मिल रही है, सरकारी स्कूलों की हालत गंभीर है और सरकारी अस्पतालों की हालत गंभीर है। उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगा है। राम मंदिर, ये नहीं बताया जा रहा है कि राम मंदिर के पास में मस्जिद भी बनी जा रही है, 5 एकड़ जमीन मुस्लिम को भी दी है, वो नहीं बताया जा रहा। मीडिया वो नहीं बता रही है, ना ही कोई बता पा रहा है। तो मेरा ये निर्णय, आप वोट मांग रहे हो, किस आधार वोट मांग रहे हो? आपने उनको क्या मस्जिद दी? फिर इतने लंबे समय से कैसे बीजेपी जीत रही है, विधानसभा चुनाव भी जीत रही है, लोकसभा चुनाव? ये आपका सीधा उदाहरण इंदौर है। प्रत्याशियों को डराया जा रहा है। जो प्रकरण न्यायालय में खत्म हो चुका था, उसको नया प्रकरण को नया न्यायालय में बोले वापस बढ़ाया जाएगा और तुम्हें सजा कराई जाएगी। इंदौर का मुद्दा है पूरा उज्जैन, पूरा उज्जैन में चल रहा है तो मुद्दा, जनता उससे बिल्कुल नाराज है। ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। यदि ईडी सीबीआई हटा दो, 2 दिन अरविंद केजरीवाल जी को दे दो, मैं तो आम नागरिक हूँ। 2 दिन परमार जी लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, तो परमार जी का साथ देंगे आप लोग? मैं
मैं ना बीजेपी का साथ दूंगा ना कांग्रेस का साथ दूंगा, मैं काम करने वाले का साथ दूंगा, ना बीजेपी कांग्रेस नहीं। महेश परमार ने काम किया है और काम का साथ देंगे। जी आप बताइए और क्या मुद्दे हैं? मैडम सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक तो जो चिकित्सा व्यवस्थाओं का है। आप जो भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रतिनिधि उनसे पूछिए, क्या उज्जैन जिला चिकित्सालय संभागीय मुख्यालय है, क्या यहाँ पर MRI मशीन शासकीय अस्पताल में है? पूछिए आप उनसे, क्या CT स्कैन की सुविधा कम शुल्क पे है? यही सवाल, सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर आप वोट मांगेंगे, मोहन यादव CM है ये कह के वोट मांगेंगे, और स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, उज्जैन का कितना विकास हुआ है, ये क्या मुद्दे नहीं है? ये मुद्दे भी है। और देखिए स्वास्थ्य सेवाओं में जो है, आपने माधवनगर अस्पताल यहाँ पर देखा होगा, 100 से 150 बेड का अस्पताल है, उसको सुचारू रूप से नहीं होता है, बेड कहीं भी बिछा दीजिए। बात सुनिए आप, है ना, उसमें अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। फिर उसके बाद में आपने चरक देखा क्या, माता बहनों के लिए जुड़ी वो, और फिर उसके बाद में 5 लाख जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड से कई लोगों के इलाज होते हैं क्या। तो ये सारी सुविधाएं और मेडिकल जो बनाने की बात चल रही है, उसका हो गया भूमि पूजन, और आने वाले समय में बहुत अच्छा मेडिकल हमारा देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले भी था नहीं। देखो मैम मेरी बात सुनो, बॉस तो बॉस रहेंगे महेश परमार, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। मेरी बात सुनो, आपको मालूम है इधर पार्टी, लेकिन मध्यम आदमी कितना परेशान हो रही है आज के टाइम पे। GST है, जो आदमी मध्यम आदमी भर रहा है, GST भर रहा है, जो खाने दले चलते फिरते लोगों पे GST लग रही है, मध्यम आदमी इतना मैडम परेशान हो रही है। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा महंगाई का मुद्दा भी, और मध्यम आदमी को सबसे ज्यादा मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आश्वासन है कि जो भी सुविधा दे मध्यम लोगों को भी दे, जो नीचे के लोगों को देते हैं सबको एक समान सुविधा दे। लेकिन ये जो है ना, ये निवेदन करने का समय नहीं है, ये वोट करने का समय, अपना फैसला सुनाने का समय। फैसला क्या होगा? ये तो पूरे ऑल इंडिया के लोगों से, मेरी मछुआरा समाज से भी नहीं, मेरी मछुआरा समाज से भी अपील करना चाहता हूँ, अधिक से अधिक वोट डालें, वोट का मत का उपयोग करें। मैंने अभियान भी चलाया था, वोट डालने का सभी लोगों से करवाया था। आज नीट का पर्चा लीक हुआ है, अभी लेटेस्ट खबर है यहाँ पर। लाखों बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे और आज वो पर्चा लीक हो चुका है। लाखों, और ये 77 साल में पहली बार हुआ है कि नीट का पर्चा, पहले 8वीं 10वीं के पर्चे लीक हुआ करते थे, लेकिन आज ये है नीट का पर्चा लीक हुआ है। अभी विगत पिछले कुछ दिनों पहले जो रिजल्ट आया है 10वीं MP बोर्ड का, उसके अंदर 40% बच्चे फेल हो चुके हैं। आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अब वो 40% बच्चे जब पीछे जाएंगे तो आप सोचिए कि उसका एक बहुत प्रतिकूल प्रभाव जो है वो इस समाज पर पड़ेगा, जो एक बेरोजगार को पैदा कर रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी शिक्षा पॉलिसी आपकी अच्छी नहीं है, आपकी शिक्षा नीति आपकी अच्छी नहीं है, आपकी स्वास्थ्य नीति अच्छी नहीं है, आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर आप लोग कहाँ काम कर रहे हैं? आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हो। मैं मैडम एक ही बात जानता हूँ कि राम के नाम पर भीख मांगी जाती है, वोट नहीं मांगा, वोट काम पे मांगा जाता है। राम का मुद्दा है क्या यहाँ पर? जब लोगों सोनिया गांधी के नाम पे वोट मांग सकते, इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग सकते, आने वाले देश के अंदर 70 सालों से ये वोट मांग रहे हैं कि हम गरीबी मिटाएंगे, इनके परिवार की गरीबी मिटाने का काम इनने करा। हम भगवान हमारे हिंदुओं के आराध्य 500 सालों की हमने लड़ाई लड़ी, उसके बाद में आज राम के नाम पे वोट मांग रहे, और आने वाले समय में भगवान राम का राम राज्य स्थापित करेंगे। और वोट तो क्या है, यदि मथुरा के अंदर, काशी के अंदर मंदिर बनाने के बाद भी वोट मांगने पड़ेंगे तो हर कार्यकर्ता हिंदू समाज का वोट मांगेगा। यानी कि धर्म के नाम पे वोट होगा। आप मुझे बताएं कि कांग्रेस पार्टी की आज जो दुर्दशा हो रही है, इनके व्यक्ति जो है सनातन धर्म को गाली देते हैं। किस प्रकार की गाली दे रहे हैं कि सनातन धर्म जो है कीड़े मकोड़े हैं, डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है। अरे इनकी जो है, इन्हीं की सोच के कारण आज कांग्रेस पार्टी जो नीचे जमीन पे पड़ी है। और राम भगवान को जो ये बोल रहे हैं कि जो उनके नाम पे, राम भगवान हमारे आराध्य देवता है, हमारे सब भगवान है, उसके नाम पे वोट क्या, हम उनके नाम पे जान भी दे देंगे, ये हमारा राम भगवान है। कुछ और युवा आप आगे आइए। अभी ये लोग कह रहे थे कि शिक्षा पे काम नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी है, तो आपको लगता है कि युवा जो है इन मुद्दों को सोचकर वोट कर? देखो, भक्ति बात अंधभक्ति की नहीं है, बात की जाती है यहाँ पर रोजगार की और शिक्षा की। तो मध्य प्रदेश का पहला राज्य है जहाँ पर सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू की गई। आप एक साथ में बहुत सारे कई प्रकार के कोर्स कर सकते हैं, और बहुत सारे तरह की जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, लर्न बाय फन, और उसके साथ साथ में संबल योजना, और बहुत सारी तरह की युवाओं को सीखो सिखाओ योजना के तहत बहुत सारे तरीके से रोजगार भी प्राप्त हुआ है। और बात की जाती है यहाँ पर, अब ये जब भी मुद्दा उठता है तो यहाँ पर बात उठ जाती है सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भगवान राम की।
तो ये कोई एकमात्र ये मुद्दा नहीं है। भगवान राम का मंदिर बना इसलिए वोट मांग रहे हैं, कि अगर भगवान राम का मंदिर बना के अगर वोट मांगना होता तो किसी भी प्रकार का नाम लेके काम कर सकते थे। पर यहाँ पर लोगों को छोड़कर भगवान राम के अलावा अगर आप अगर यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, ये जितने भी अगर अपने आप को अगर इनमें जितने लोग खड़े ना यहाँ पे, ये सब बेरोजगार है, ये सब बेरोजगार है। मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप बताइए आप कौन सी पार्टी से, यहाँ पर जो भी लोग इनकी पार्टी के जो भी चुनाव में ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इनके 5 मैनिफेस्टो के बता दीजिए पॉइंट्स क्या है। मैनिफेस्टो के 5 पॉइंट्स बता दीजिए आप, जो भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी भी अन्य पार्टी से आए, ये सब भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ, चैलेंज है, बताओ 5 पॉइंट कोई भी। पहली नौकरी पक्की, हाँ बता रहे ना आपको, पहली नौकरी पक्की। अरे हाँ, पहली नौकरी। अरे एक मिनट, एक राम मंदिर का मुद्दा उठा था। राम मंदिर के मुद्दे पर आपने बोला कि राम के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आप लोगों को उद्घाटन समारोह में बुलाया गया और कांग्रेस ने नहीं जाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है? आम जनमानस के जहन में ये है कि इसका मैं जवाब आपको देता हूँ कि हमारे जो धर्म के, ठीक है, सबसे बड़े गुरु है मोदी जी नहीं है, वो हमारे शंकराचार्य हैं। और अगर शंकराचार्य बोलेंगे कि हमको शाश्वत दंडवत होके जाना है तो हम वैसे जाते, मोदी जी कहने पे नहीं आएंगे। अगर वो जो शंकराचार्य खुद ही नहीं गए हैं, जब खुद ही नहीं गए शंकराचार्य जी, तो हम हमारे धर्म गुरुओं की अवहेलना करके उनके आगे कैसे चल सकते बिना उनकी अनुमति के? मोदी जी शंकराचार्य खुद उनको मानेंगे? अगर वो बोलते, जब शंकराचार्य साहब खुद ही नहीं गए, ठीक है, सनातन धर्म का मतलब क्या है? शंकराचार्य जी होते हैं ना, तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े वो है। तो अगर वो बोलेंगे तो हम जाएंगे, मोदी जी के बोलने में थोड़ा, अमित शाह के बोलने में थोड़ा जाएंगे हम लोग। बोलिए आप, क्या गलत बात बोल रहा हूँ मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगी। मैं आपकी बात को सामने यहाँ पर रख रही हूँ, आप लोगों की बात को, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप धर्म से ज्यादा, जाति से ज्यादा मैं चाहूंगी कि आप यहाँ के मुद्दों पर बात करें। जी मैम कोई बेरोजगारी नहीं है। जितनी भी बेरोजगारी दी है एक कांग्रेस के शासनकाल की दी हुई है, जो आज की जनता भुगत रही। कितने 8 मील रेगुलर यहाँ उज्जैन में बंद, बड़ी बड़ी कंपनियां थी लिमिटेड, सारी कांग्रेस राज में बंद हुई है। और उसका पेमेंट, उसका पैसा आज भी हमारे मोहन जी सब खुलवा दिया। उनने सारा खुलवाया क्या? जब उनने बंदी कर दी तो खुलेगी इतनी जल्दी? ये खुल जाएंगी क्या? देखिए बात बेरोजगारी की जो है, वाकई में ये बात सही है कि इस उज्जैन शहर के अंदर जितनी भी मिलें बंद हुई है, ये शासन कांग्रेस शासनकाल में। जटिया जी, मेरी बात, जटिया जी सांसद थे। सरकार, आप मुद्दे की बात करो, सरकार कांग्रेस की थी। सरकार का आपको जानकारी नहीं है, अभी नए आए हो, सरकार कांग्रेस की थी। जब ये बोल रहे तो चुप होना चाहिए। अब बेरोजगारी है। आप लोग सुनो, आप लोगों को जानकारी नहीं। आप बोल लो, पहले आप बोलो, हम चिल्लाएंगे तो फिर आप बोल नहीं पाओगे, इसलिए आपके बातों का जवाब हम दे रहे हैं। आप इनका कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी है। बेरोजगारी की दर देखो कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से आज की तारीख में 20 लाख युवा ऐसे हैं जो अपना स्वयं का व्यापार कर रहे हैं। इनका कहना भारत देश के अंदर सबसे कूटनीति चल रही है और अंधभक्ति चल रही है। तो मैडम, क्या गरीब का मकान बन जाना ये गलत है? भारत देश के अंदर 10 करोड़ ज्यादा से परिवार पक्के मकान बनाना नरेंद्र मोदी का काम होता है। 5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई देने का काम मोदी जी का काम होता है। मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ ज्यादा महिलाएं आज की तारीख के अंदर लाडली बहना का लाभ ले रही है। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कि आधे ज्यादा कांग्रेसी परिवार की महिलाएं लाडली बहना का लाभ लेती है और इनके परिवार की खुद महिलाएं बहना को देती है। ये कहते थे, ये खुद कहते थे क्या? कुछ और लोगों से बात करने दीजिए, उज्जैन में विकास हुआ है? डबल इंजन की सरकार ने उज्जैन में विकास किया है? ये माननीय प्रधानमंत्री 2.5 लाख का बोल रहे हैं, तो माननीय कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी ने पहले भी दिए है लोगों को, कोई नया नहीं कर रहा है, ये पहले भी दिया है। इंदिरा योजना पहले भी चल रही थी। ये योजना भारत में इतने बेरोजगार और किससे आज रोजगार नहीं मिल रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं पूर्व पार्षद आत्मा, आज उज्जैन मध्य प्रदेश का तो इतना रोजगार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं कह रहा हूँ रोजगार दे, अरे रोजगार दो, मकान को क्या खाएंगे? ये कहते हैं कि ये पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, बहुत रोजगार है। तो मकान के क्या, हमको रोजगार चाहिए। हमारा बच्चा आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें रोजगार चाहिए बच्चों को।
एक बात बताइए, एक मिनट, ये तीर्थ स्थल है, पर्यटक स्थल है, ऐसे में बेरोजगारी की बात हो रही है। जी एक मिनट जी। महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं को इंसाफ के लिए दिल्ली में बैठना पड़ रहा है सड़कों पे, पहलवानों को। मणिपुर पे बात नहीं कर रहे। अभी इनके एक सांसद ने अभी कार्यकर्ताओं के साथ जो करा है। और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, यहाँ पे रोजगार है? नहीं, रोजगार नहीं, बेरोजगारी है। तो तीर्थ स्थल है, पर्यटक स्थल है, इतने लोग यहाँ पर आते हैं। नहीं है, बहुत बेरोजगारी मैडम, बहुत बेरोजगारी है और महंगाई बहुत है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा क्या है। सोचकर आप इस बार वोट करेंगे? इस बार महंगाई पे वोट होगा, बेरोजगारी महंगाई पे, महंगाई बेरोजगारी वोट होगा। तो जो डबल इंजन की सरकार है, आपको लगता है कि इन दोनों ही मसलों पर उन्होंने काम किया है? नहीं हुआ काम, फेल हो गए। अच्छा ये बताइए कि ये तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन जब वोट करने की बात आती है तो एक मतदाता सोचता है कि मैं अपना प्रतिनिधि चुनूं, अपना सांसद चुनूं, या फिर मैं देश का प्रधानमंत्री चुनूं। तो क्या सोच के आप वोट करेंगे? हम जो है देश का प्रधानमंत्री ऐसा चुनेंगे जो देश का विकास करता हो। हम हमारे उज्जैन की बात करें, अभी तक किसी नेता ने या प्रतिनिधि ने बात नहीं की है। आप पुराने शहर में जाइए, वहाँ की सड़कें देखिए, गलियाँ देखिए, इतनी सकरी और छोटी गलियाँ हैं कि बाहर से आने वाला यात्री परेशान हो रहा है। अनिल फिरोजिया जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है बताइए? अभी तक तो उनका कोई रिजल्ट आया नहीं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी का कोई रिजल्ट आया नहीं है। हम बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यानी आपको परमार जी से भी उम्मीद नहीं है? किसी ने भी हमको, मैं उस क्षेत्र में रहता हूँ, किसी ने भी उस क्षेत्र में कोई रिजल्ट नहीं दिखाया है अभी तक। तो क्या आप इंदौर वालों की तरह नोटा दबाने के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल संभव हो सकता है। तो उज्जैन में भी नोटा दबेगा क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के ऊपर। आप एक मिनट, वो कह रहे हैं अनिल फिरोजिया ने कुछ नहीं किया। मैडम, उज्जैन के आसपास का चौ मिखाव और रोडें बढ़ी, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुआ है। कांग्रेस सरकार के अंदर रोडें बनती थी, कागज पे बनती थी, और इनके पांच स्तरीय जो आके बंगले हैं, वहां पे जाके पैसा जाता था। उज्जैन शहर की जनता के बीच में जाओ, उनने नकार दिया है सीधे कांग्रेस की सरकार को। पूरे संभाग के अंदर से सिर्फ और सिर्फ ये बात आ रही है कि आएगा तो मोदी ही। यदि इतना है तो आप तो जनता के बीच में जाओ, आप जनता के बीच में जाओ, अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करो, आपका मैनिफेस्टो लॉन्च लेके जनता के बीच में जाओ और आप आपकी चीजें बताओ कि हमने ये कह रहे कि ये जनता के बीच में है ही नहीं, ये जनता के बीच में है ही नहीं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीच में कहा इनका मैनिफेस्टो पूछ के बताओ। 4 जून लगता है आपका विपक्ष पे ध्यान नहीं है, विपक्ष को बस अपनी तरफ करने पे ध्यान है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ऐसी पार्टी है जो कि अपने मैनिफेस्टो में बात कर रही है, धर्म जात पात को छोड़कर, और मंगलसूत्र पे इनकी बात नहीं कर रही है। ठीक है, इनकी पार्टी में से आप बताइए कि इनमें से कोई भी एक मैनिफेस्टो की शर्त अपनी बता दे कि अगर बीजेपी आएगी तो ये क्या करेंगे। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, इनके 15 लाख रुपए फ्यूज हो चुके हैं, इनके 2 करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं, इनकी सबको पक्के घर की वो खत्म हो चुकी है, सबको शौचालय की कोई गारंटी अब नहीं है, ना महिला यहाँ पर सुरक्षित है, ना युवा को रोजगार है। ठीक है, कुछ भी। और शिक्षा के अंदर स्थिति आप देखेंगे, महिलाओं की बात कर रहा, कांग्रेस पार्टी के एक भी पदाधिकारी नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कितनी महिलाओं को टिकट दिया है, या आप अभी की तारीख में बता दीजिए। और रही महिलाओं की बात, क्या तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं को जो संबल प्रदान करने का काम किया है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। रही बात उज्जैन शहर की, आप बात कर रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भी आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, राधिका खेड़ा ने भी आपके ऊपर आरोप लगाए। मैं प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर बात करूंगा मैडम कि जिसके फोन में 2000 से ऊपर आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। हमारी कुश्ती लड़ने वाली बहनें आंदोलन कर करके हार गई, फिर भी वो क्यों मरना चाहिए जब आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले? ये क्या बात है? नहीं, क्योंकि ये इनका भ्रष्टाचार सब उजागर हो गया है। सारे कब मर जाना चाहिए? नहीं, सारे साथ मर जाना चाहिए। मैं बताता हूँ कि इनके नेता जो है दिग्विजय सिंह बोलता है कि टंचमाल, ये शब्द है, ये जो है जीतू पटवारी जो है बोलता है कि उसमें उसकी इमरती के अंदर रस खत्म हो गया। अरे डूब मरना चाहिए, इसलिए डूब मरना चाहिए, और आप इनका फेवर कर रहे हैं, इसलिए डूब मरना चाहिए कांग्रेस वालों को। महिलाओं को अपमान करते हैं, महिलाओं पे तंज कसते हैं। कांग्रेस के नेताओं को आप क्यों ले रहे हैं अपनी पार्टी में? किसको? ये तो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। किस जीतू पटवारी को थोड़ी ले रहे हम, दिग्विजय सिंह को थोड़ी ले रहे। जिसको आपने लिया है वो जीतू पटवारी के बहुत करीबी थे। आम लोगों के बीच जा रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता आ रहे हैं बीजेपी में, आप आम जनता इस बात को कैसे ले रही है? आप लोग कैसे देखते हैं जब ये कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ जाते हैं? तो क्या लगता है कि बीजेपी में आके ये बहुत अच्छे हो गए?
नहीं, अच्छे तो नहीं हो गए, वो अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक दल बदल रहा है, लेकिन बदलना नहीं चाहिए दल, गलत है ये। आम जनता ठगा हुआ महसूस करती है। हाँ, आम जनता ठगा हुआ महसूस करती है। अपना मत वो किसी उम्मीदवार को देती है और वो उम्मीदवार दूसरे दल में चले जाता है तो उसका वोट व्यर्थ हो जाता है। जी जी, तो क्या उज्जैन की जनता जो है इस बार ऐसा भी सोच रही है कि हम भी इंदौर की ही तरह नोटा दबाएंगे? हाँ, सोच तो रही है और हो भी सकता है कि इस बार नोटा का इस्तेमाल ज्यादा होगा। अच्छा, ये बताइए कि दोनों प्रत्याशियों पर आप वोट करेंगे या फिर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर वोट? प्रत्याशियों पर वोट करेंगे। प्रत्याशियों पर वोट करेंगे, यानी कि बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला है। आप बताइए, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? आप मोदी की गारंटी के बारे में सोचेंगे, प्रधानमंत्री ने जो विकास का जो रूप दिखाया है, स्वरूप दिखाया है, जो वादे किए हैं, उस पर वोट करेंगे, या फिर आप अपने प्रत्याशी को देखेंगे कि मेरे उज्जैन के लिए कौन काम करेगा, मैं उसे वोट? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जो भारतीयता में राष्ट्रीयता जो जगी है, हर लोग हर जनता मोदी की गारंटी के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, वह वोट भारतीय जनता पार्टी हर मतदाता हर मतदाता चाहता है कि देश में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व को हो। हमारे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में जो काम कर रहे हैं, विश्व में जो काम कर रहे हैं, जिस संगठन को पूरा विश्व मानता है, जिसका लोहा मानता है, भारतीय जनता पार्टी उस मकसद से काम कर रही है। देश में हर वर्ग विशेष को सुविधा दे रही है, कोई हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं कर रही है। मोदी की गारंटी लोगों के जहन में है। जी, मोदी के, आप बताइए क्या करते हैं आप यहाँ पर? आप प्लीज। मैं किसान आदमी हूँ, मैं किसान हूँ, कालूड़ा से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से अपने अनिल जी जैन विधायक है। मैंने कभी अनिल फिरोजा को हमारे गांव में आते हुए नहीं देखा, कभी देखा, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आए, कभी भी नहीं आए। और महेश जी परमार हमारे गांव में हमेशा आए, छोटे मोटे कार्यक्रम में आए, बैठे हैं, उठे, कभी मिले, संपर्क करें। जो विकास हुआ ये नहीं मुझे पता, बाकी उन्होंने व्यक्तिगत प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, ये सब इनका फायदा। एक चेहरा है ये। हमारा गेहूं 2400 रुपये था, 2700 उन्होंने बोला था, नहीं लिया गया, मात्र 2400 रुपये लिया गया, लिया ही नहीं गया गेहूं। और गांव में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था कहाँ पे कौन बोले किससे कौन बोले, बताइए आप हमें। भाई जी परमार हमारे यहाँ गांव में आते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं। लाख तराना से रहने वाले घटिया क्षेत्र के हैं, बाकी सभी से बात करते हैं, मिलते हैं, सब करते हैं, ये सब होता है। तो आप अपने प्रतिनिधि को सोचकर वोट करेंगे, ना कि महेश जी परमार को वोट दूंगा। मेरा वोट महेश जी परमार को वोट। कुछ लोग, उज्जैन की जनता बहुत मुखर होकर बात कर रही है, साफ तौर पर कह रही है कि वो किन मुद्दों पर वोट करेगी, और कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि वो नोटा दबाएंगे। कुछ बातें रह गई है विपक्ष की आवाज आज की राजनीति में बहुत अहम है, और बीजेपी को भी सुनना चाहिए। कुछ कहना है, जल्दी से कंक्लूड कीजिए। कंक्लूजन मैम ये है कि अब जैसा इनका जो नारा है 400 पार वो बंद हो चुका है। अब ये बौखलाहट भरे अपने भाषण देने लगे हैं, मंगलसूत्र को और इनको दाव पे लगाने की बात करने लगे हैं। और आपको मैं याद दिलाऊंगा महाभारत काल की कि मंगलसूत्र जब दाव पे लगता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता है, तो मोदी जी ने भी जो मंगलसूत्र दाव पे लगाया है, ये उनके पास में कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए अब उन्होंने मंगलसूत्र को दाव पे लगा दिया है। मैम चलिए, वोट प्रतिशत कम हो रहा है, क्या इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? चिंतित हैं आप लोग बीजेपी वाले इसको लेकर, या वोट प्रतिशत इस बार बहुत अच्छा हो? अभी पहले भाई साहब का जवाब दो, इनने मंगलसूत्र की बात की। आप राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट देखिए, क्या क्या भाषण दे रहे हैं, वो क्या क्या भाषणों में बोल रहे हैं कि संपत्ति का सर्वे होगा, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उसको बांट दिया जाएगा। ये बोला है उन्होंने? बिल्कुल नहीं वो नहीं तो है वो उनके, देखिए सैम पित्रोदा पर हमने बहुत खबर की है, बहुत कवरेज की है। अब जो यहाँ के मुद्दे थे वो हमने समझ लिए हैं, उज्जैन के जो मुद्दे हैं वो अब आम जनता तक पहुंचाई है, और इंदौर में जो कुछ हुआ है उसका असर उज्जैन में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में इस लोकसभा क्षेत्र में 13 तारीख को मतदान होना है। क्या फैसला लेती है यहाँ की जनता, वो देखना बहुत ही अहम होगा, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। लेकिन क्या विपक्ष अपने लिए मजबूती से खड़ा होता है और इस चुनाव में कोई रंग दिखा
पाता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल सत्ता का संग्राम के चुनावी रथ को हम अब आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही, हम आगे बढ़ेंगे और आगे भी आपको चुनावी माहौल पहुंचाएंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, अमर उजाला के लिए उज्जैन से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।